So students, in previous class 6, we have learned about fibers to fabrics. Okay. In this session, we will know about what is fibers and how the fabrics are created by the animal. We have talked about there are two sources for the fabrics. First is the animal and second is plant source. Okay. But we have learned about the plant sources for the fibers in class 6, and we have to learn about animal fibers or animal sources for the fibers. Okay, ठीक है बच्चों, हम लोग क्लास 6 में प्लांट सोर्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि किन किन प्लांट से हमको कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं देखने को. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में. व्हाट आर एनिमल फाइबर्स? एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं? तो एनिमल फाइबर्स, द फाइबर्स which are obtained from animals. ठीक है, the fibers which are obtained from animals are known as animal fibers. For example, animal fibers में आपका वुलेन यानी ऊन और आपका सिल्क यानी कि रेशम, ठीक है, ETC और एक्स्ट्रा. ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमको कुछ प्लांट से फाइबर्स मिलते हैं और कुछ एनिमल से मिलते हैं. तो हमने प्लांट्स फाइबर्स के बारे में पढ़ लिया. इस चैप्टर में हम लोग एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे. एनिमल फाइबर्स में अब बात आ जाती है सबसे पहले वूलेन यानी ऊन की, जिसको वूल भी कहते हैं. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वूल के बारे में जानना. ठीक है, वूल देखिए क्या होता है. बेसिकली वूल को हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊन. ठीक है, ऊन हमें कहां से प्राप्त होता है? वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप. ठीक है, भेड़ों से हमें क्या होता है? ऊन प्राप्त होता है बाई process of scratching the body hairs of animal. ठीक है, वूल मेनली हमको शीप से प्राप्त होता है, उस जानवर के शरीर पे बाल. जैसे देखिए मनुष्यों के भी शरीर के बाल होते हैं लेकिन वो बहुत पतले पतले होते हैं. लेकिन अगर आप देखोगे शीप की यानी भेड़ के शरीर को, तो कुछ ऐसे भेड़ों के आपने फिगर भी देखा होगा. कुछ इस तरीके से भेड़ होती है, उनका ये मुंह हो गया और उनके चारों ओर बिल्कुल ऐसे बाल जो है वो घेरा हुआ होता है. ठीक है, भेड़ों का अगर चेहरा इस तरीके से, भेड़ है ये, तो ऐसे छोटा सा चेहरा और उसके चेहरे के चारों बिल्कुल ऐसे बाल होते हैं. ठीक है, ये उसके पैर आप मान के चलिए. ठीक है, ये भेड़ है तो भेड़ का पूरा शरीर बालों से जो है वो ढका हुआ होता है और इन्हीं बालों को मशीनों की सहायता से छील करके हटा दिया जाता है और उससे क्या प्राप्त की जाती है? ऊन. ठीक है, वूल प्राप्त की जाती है. अब बात आ जाती है कि वूल देने वाले क्या शीप ही होते हैं? नहीं, वूल अनेकों जानवरों से प्राप्त किया जाता है. जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया लामा, उसके बाद एल्पेका, उसके बाद से याक, और एक गोट भी होती है जिसको हम लोग अंगोरा गोट कहते हैं. ठीक है, गोट यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ अंगोरा. ये गोट लेह लद्दाख में पाई जाती है. हमारे देश में जो जम्मू कश्मीर के साथ एक प्रदेश है जिसको हम लोग कहते हैं लद्दाख, उधर के इलाके में एक गोट पाई जाती है अंगोरा गोट. वो भी भेड़ जैसी होती है, उसके घने घने बाल होते हैं, वो पहाड़ी बकरी होती है. ठीक है, तो हमने देखा कि बहुत सारे जानवर जैसे लामा, एल्पेका, ये दोनों
विदेशों में पाए जाते हैं, याक तिब्बत और हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है, गोट हमारा लेह लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, तो इन सभी जानवरों से हमको वूल देखने को मिलता है। अब बात आ जाती है कि वूल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वूल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुल 6 प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, कुल 6 प्रोसेस होती है वूल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अब फाइबर्स टू वूल हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कि कैसे वूल को तैयार किया जाता है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि फाइबर से वूल को कैसे क्रिएट किया जाता है, यानी वूल्स को फाइबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब फाइबर्स को एक पिरोया जाता है धागे के रूप में कुछ इस तरीके से, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक फाइबर में। ठीक है, अब बात आ जाती है कि हमारा प्रोसेसिंग कैसे होती है फाइबर की वूल के। तो इसके लिए 6 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को चलिए हम लोग जानते हैं आगे। ठीक है, तो हमारा प्रोसेसिंग ऑफ वूल के लिए कितने प्रोसेस होते हैं। तो प्रोसेसिंग ऑफ वूल, ठीक है, यानी ऊन को प्रोसेस करना यानी तैयार करना। तो टोटल स्टेप्स होते हैं 6 स्टेप्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है शीयरिंग, सेकेंड स्टेप है स्कोरिंग, थर्ड स्टेप है सॉर्टिंग, फोर्थ स्टेप है क्लीनिंग, फिफ्थ स्टेप है रोलिंग, सिक्स्थ स्टेप है कलरिंग। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में। शीयरिंग क्या होती है। शीयरिंग यानी कि द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन द हेयर्स। ठीक है, शीयरिंग क्या होती है, हेयर्स को कटिंग करना, यानी कि जो भी एनिमल है, चाहे वो याक हो, शीप हो, चाहे अंगोरा गोट हो, उसके बॉडी से जो हेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा बॉडी हेयर्स, उनको एक मशीन ट्रिमर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके की मशीन होती है, इस ट्रिमर मशीन को ऐसे चलाया जाता है तो ये कट करके शरीर से उनके बाहर हो जाता है, ये बाहर ऊन गिर जाती है। ठीक है, अब ऊन को ले लेने के बाद से, वूल को ले लेने के बाद से की जाती है प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस, जिसको हम लोग कहते हैं स्कोरिंग। ठीक है ना, इसको काटना, काटना कहते हैं, इसको कहते हैं छाटना और धुलाई करना। ठीक है, छाटना और धुलाई करना, इसमें इसको धुल करके छाट लिया जाता है। फिर थर्ड प्रोसेस होती है सॉर्टिंग। अब यहाँ पर साइज के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से छटाई होती है। ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है, मोटा है ऊन या पतला है ऊन, उसके हिसाब से उसकी छटाई होती है। उसके बाद से क्लीनिंग, और फिर से एक बार उसको वॉश कर लिया जाता है, यानी उसकी सफाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद से रोलिंग, उसके बाद से उसके धागे तैयार कर लिए जाते हैं और उनको लपेट लिया जाता है। ठीक है, रोलिंग यानी धागा बनाना। ठीक है, उसके बाद से लास्ट में प्रोसेस होती है कलरिंग यानी रंगना, और रंगने के बाद ऊन अलग अलग कलर के धागों में तैयार हो जाते हैं, रेड, ब्लू, पिंक, और उनको फिर नीटिंग की प्रोसेस। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बुनना, नीटिंग। ठीक है, नीटिंग यानी होता है बुनना। बुनना आपने अपने घर में भी देखा होगा, आपकी माता जी कुछ इस तरीके की सलाई, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें ऐसे कांटे को फंसा करके ऊन के ऐसे धागे, गोले बड़े बड़े आपने देखे होंगे, ऐसे गोले को एक दूसरे से उलझा करके और उसको आपस में बुनने लगती हैं। तो बुनने की प्रोसेस हाथों के द्वारा भी की जाती है वुलन की, एंड मशीन के द्वारा भी की जाती है। अगर आप अपने ड्रेस को जूम करके देखेंगे तो आपको ऐसे संरचनाएं दिखाई देंगी, इस तरीके की गांठ गांठ जैसी, इस तरीके की संरचनाएं आपको अपने ड्रेस के अंदर दिखाई देंगी। तो ये होती है नीटिंग। ठीक है, तो मशीन से जो नीटिंग होती है वो बहुत ही महीन होती है। ठीक है, इसलिए आपको वो दिखाई नहीं दे सकती है, लेकिन जो आपकी नॉर्मल नीटिंग, हैंड नीटिंग होती है, वो आपको दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो ये थी प्रोसेस ऑफ वूल। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ वूल यानी कि ऊन को तैयार करना, कैसे ऊन से हमारे ऊन के वस्त्र और ऊनी धागे तैयार किए जाते हैं। अब हमारा आ गया नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है,
वो क्या सिल्क कैसे तैयार की जाती है, सिल्क के क्या यूजेस हैं और सिल्क से क्या क्या बनाया जाता है। ठीक है, तो सिल्क की साड़ी आपकी मम्मी लोग बहुत पहनती होंगी, वो बहुत फेमस भी है। ठीक है, सिल्क बहुत ही महंगी मिलती है क्योंकि इसको प्रोसेस करना बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सिल्क कैसे तैयार की जाती है। ठीक है, सिल्क, ठीक है, सिल्क को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, रेशम। ठीक है, सिल्क को हम लोग हिंदी में रेशम कहते हैं। सिल्क बेसिकली एक क्या है, फाइबर है, फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ऐसा फाइबर होता है जो ऑब्टेन किया जाता है सिल्क वॉर्म यानी रेशम के कीड़े से। ठीक है, रेशम का कीड़ा देखने में देखिए बिल्कुल ऐसा एक तितली के जैसा दिखाई देता है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके का तितली के जैसे वह दिखाई देता है। अब ये कीड़ा जब होता है क्या एडल्ट, तब देता है कुछ अंडे, और इन अंडों से क्या तैयार होता है, इन अंडों से कुछ दिनों बाद छोटे छोटे कैटरपिलर निकलते हैं। ठीक है, कैटरपिलर। ठीक है, ये हो गए इसके एग्स, ये हो गया एडल्ट, ये है कैटरपिलर। और कैटरपिलर 4 से 5 दिनों बाद अपने चारों ओर एक ऐसी झिल्ली नुमा, धागे नुमा संरचना तैयार कर लेता है और इसी के अंदर अपने आप को लपेट लेता है। तो इस कैटरपिलर को कहते हैं लार्वा, और इस धागे नुमा जो ये संरचना आप देख रहे हैं इसके चारों ओर, इसको कहते हैं हम लोग ककून। ठीक है, इसी कॉकून से हमारे क्या होते हैं, सिल्क थ्रेड तैयार किए जाते हैं। इस तरीके से खींच करके और उनको रोल कर लिया जाता है मशीन्स के द्वारा, और वहां पर सिल्क के थ्रेड हमको मिल जाते हैं और उनको वॉश करके अलग अलग कलर में कलर कर दिया जाता है। और ककून से जब ये बाहर निकलता है तो फिर से एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको एडल्ट में नहीं कन्वर्ट करने दिया जाता है, उससे पहले ही लार्वा को ककून फॉर्म में जब जाता है तो उससे रेशम के धागे खींच लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ को रहने दिया जाता है ताकि वो आगे अपना रिप्रोडक्शन करके अपनी लाइफ साइकिल को बढ़ा सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम जान लिए कि किस तरीके से सिल्क मॉथ यानी सिल्क का कीड़ा जो होता है वो पैदा होता है, कैटरपिलर बनता है। ठीक है यार, ठीक है, कैटरपिलर बनता है, फिर लार्वा बनता है और लार्वा ककून में जाता है और उससे धागे बना लिए जाते हैं, उनको लपेट करके साफ करके अलग अलग कलर में कलर कर दिया जाता है। अब ये घटना इतिहास में है कि सिल्क मॉथ या सिल्क वॉर्म की खोज कब हुई, तो सिल्क की खोज सबसे पहले हुई थी चाइना में। सिल्क कहाँ से आया है, तो चाइना से आया है। चाइना में सबसे पहले एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था, तो उसके घर के पास एक पेड़ था जिसको हम लोग कहते हैं सहतूत हिंदी में, और इंग्लिश में उसको हम लोग कहते हैं और सहतूत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मलबेरी। ठीक है, मलबेरी। यानी एक आदमी जब चाइना में था वो टी पी रहा था, चाय पी रहा था, तो उसने एक मलबेरी के पत्ते पे एक कैटरपिलर को देखा और वो कैटरपिलर ककून में लपटा हुआ था और वो अचानक से उसके कप में जाकर के क्या हुआ, गिर गया उसके चाय के कप में। तो उसके गरम गरम क्या हुआ, गरम गरम चाय से उसको जब उसने निकालने का प्रयास किया तो उससे धागे नुमा संरचना उसको देखने को मिली। तो इस तरीके से चाइना में सबसे पहले किसकी खोज हुई, सिल्क की। ठीक है, और सिल्क वहां से चाइना से चल करके इंडिया में आया पहली बार, और उसी रूट को जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट कहाँ से तक था, तो सिल्क रूट था चाइना से लेकर के यूरोप तक था। ठीक है, उसी रूट के बीच में हमारा इंडिया भी पड़ता था।
तो सिल्क रूट की स्थापना भी सबसे पहले चाइना और यूरोप के बीच में हुई थी, लेकिन इंडिया के कुछ राजाओं ने भी इसमें अपना सहयोग करके इस पे कब्जा किया था और इंडिया में भी धीरे धीरे प्रोसेस होने लगा। तो ये था आपका चैप्टर और इससे आपका क्लियर हो गया होगा, आप समझ चुके होंगे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड subscribe to our channel. Thank you, have a nice day.